हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं देव सर सर्वोत्तम के इस प्लेटफॉर्म से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम यहां वन शॉट कर रहे हैं और वन शॉट में हमने बहुत सारा लेक्चर कंप्लीट करा दिया। इनमें से आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। आपको कुछ नहीं करना है, सर्वोत्तम के चैनल पर जाना है, ठीक है। या फिर जहां से भी आप देख रहे हैं तो फटाफट पहले क्या कर लीजिए, चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपको और भी कई सारे इस तरह के वीडियो मिलेंगे, कई सारे वन शॉट्स मिलेगा। अगेन मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को फिर से दो पार्ट में कवर करने वाले हैं, एक पार्ट 1 पार्ट 2। तो जितने भी वन शॉट है मैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, ताकि इसीलिए कि आप कंप्लीट लेक्चर देखें, पूरा का पूरा नंबर उठा पाएं। अब इस चैप्टर में क्या होगा कि कौन सा चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में आया है, कौन सा सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कौन से नंबर का पूछा गया है, कितने नंबर का पूछा गया, कौन सा सवाल आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो फटाफट चैनल को शेयर कर दीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और बिना देर के हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है उत्सर्जन, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। देखिए ध्यान से, इस चैप्टर को हम 4 टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। 4 इसके अंदर टॉपिक है। पहला है परिचय पढ़ेंगे, फिर जंतुओं में उत्सर्जन पढ़ेंगे, फिर मानव में उत्सर्जन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पौधों में उत्सर्जन। तो आज का जो क्लास होने वाला है उनमें हम परिचय देखेंगे, जंतुओं में उत्सर्जन देखेंगे और मानव में जो उत्सर्जन है उसका कुछ हिस्सा देखेंगे। उसके बाद जो कुछ भी हिस्सा बचेगा, ठीक है, नेफ्रॉन बच जाएगा, और उसके बाद का जो हिस्सा बचेगा पौधों में उत्सर्जन, वो अगले एपिसोड में क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए, ठीक है। उत्सर्जन क्या है, सबसे पहला सवाल तो यही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान से, उत्सर्जन को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, जैसे ये कोशिका है, ठीक है। तो आप जानते हैं जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी क्या है, कोशिका के बने हैं। तो जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी क्या है, कोशिका के बने हैं। तो ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी जीव है किसके बने हैं, कोशिका के बने हैं, और ये आपका कोशिका है। कोशिका में क्या होता है कि कई सारी उपापचयी प्रक्रिया होती है। तो कोशिका में क्या के अंदर क्या होगी, उपापचयी प्रक्रिया। अब सवाल यह आता है कि उपापचयी प्रक्रिया होता क्या है। देखिए कोशिका के अंदर अगर किसी पदार्थ का या तो निर्माण हो रहा होगा या तो किसी पदार्थ का विनाश हो रहा होगा, उसे उपापचयी प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन टूट रहा होगा, डीएनए बन रहा होगा, डीएनए टूट रहा होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रही होगी, ठीक है। तो कोशिका के अंदर किसी भी पदार्थ का निर्माण हो रहा है या फिर कोई पदार्थ टूट रहा है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं उपापचयी प्रक्रिया। तो कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, उपापचयी प्रक्रिया। और कोशिका के अंदर जब उपापचयी प्रक्रिया होती है तो नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। तो क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन युक्त, है ना, नाइट्रोजन को मैं N2 से लिख देता हूं, तो नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। और इस नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना, है ना, इस नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना, शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो कोशिकाओं में विभिन्न उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना। अब ये नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ है क्या, देखिए ध्यान से, तो ये पदार्थ हो सकता है अलग अलग जीवों में, जैसे अमोनिया हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग जीवों में जैसे अमोनिया हो सकता है, जैसे यूरिया हो सकता है, ठीक है, जैसे यूरिक अम्ल हो सकता है, ठीक है। इन सारे पदार्थों को इन सारे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, आदि और भी कई सारी चीजें होती है, इन सारे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ध्यान से सुनिए, अमोनिया बाहर कीजिएगा तो भी उत्सर्जन, यूरिया कीजिएगा तो भी उत्सर्जन, और यूरिक अम्ल कीजिएगा तो भी उत्सर्जन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसे हम नाइट्रोजन युक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होगा, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, है ना। बच्चों को हो जाएगा निमोनिया, इसलिए NH3 को क्या कह देंगे, अमोनिया। याद करने का तरीका है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 कौन H2, है ना, कौन H2 भैया, NH2 कौन H2, ठीक है, NH2 कौन H2। तो भैया यहां से ध्यान से सुनो, ये जो फॉर्मूला है यूरिया का है, इसमें भी आपको नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, इसमें भी नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, और यूरिक अम्ल के अंदर भी नाइट्रोजन देखने को मिलता है। ये दोनों फार्मूला आपकी क्लास में काम आ जाएगा। यूरिक अम्ल का फार्मूला काम में नहीं आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ऐसा नहीं कि मैं आता नहीं है, बस ये समझिए कि हमने आपको क्लियरली बता दिया कि भाई ये फार्मूला काम में नहीं आएगा, और इन सब में नाइट्रोजन देखने को मिलता है, इसलिए क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन युक्त। और इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, ये जहरीला होता है, इसलिए इसे हानिकारक पदार्थ कहते हैं। तो आपको याद होगा
होगा कि नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा। तो आपको सबसे पहले उत्सर्जन क्या है, ये 2 नंबर का सवाल है, ये यहां से डिस्कस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ। अब उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, जब भी अलग अलग उपापचय प्रक्रिया हो गई तो उपापचय प्रक्रिया के फलस्वरूप या बाद क्या होगा, अलग अलग हानिकारक पदार्थ का निर्माण होगा। तो उपापचय प्रक्रिया के फलस्वरूप अलग अलग हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, CO2, इसी को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और ऐसे उत्सर्जी पदार्थ जिनके अंदर नाइट्रोजन है उसे नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और ये जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अलग अलग जीवों के द्वारा स्रावित किया जाता है, अलग अलग जीवों के द्वारा स्रावित नहीं, उत्सर्जित किया जाता है। और उत्सर्जी पदार्थ के आधार पे ही अलग अलग जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है अमोनिया उत्सर्जी जीव। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगर अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे तो उसे अमोनिया उत्सर्जी जीव कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर यूरिया का उत्सर्जन कहेंगे उसे यूरिया उत्सर्जी जीव कहते हैं, और अगर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे तो उसे यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव कहते हैं। जरा इसके अंग्रेजी नाम पे भी गौर फरमाइएगा। इसमें देखिए अमोनिया उत्सर्जित कर रहा है तो कहते हैं एमिनोटेलिक, है ना, एमनोटेलिक कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर यूरिया उत्सर्जित कर रहा है तो देखिए यहां लिखा है यूरियोटेलिक, है ना, यूरियो का मतलब यूरिया, टेलिक मतलब उत्सर्जी, ठीक है। और यहां है यूरिको, तो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है इसलिए नाम दिया गया है यूरिको। तो अंग्रेजी नाम भी बहुत सिंपल है, आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको काम आए। चलिए आगे देखेंगे। तो हमने कहा उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव को 3 वर्गों में बांटा गया, अमोनिया उत्सर्जी जीव, यूरिया उत्सर्जी जीव और यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव। और इसी के बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे कि यूरिया उत्सर्जी जीव, अमोनिया और यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीवों के बीच में क्या अंतर है। अंतर हम कुछ गुणों के आधार पर करते हैं, वो गुण इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम गुण की बात करें तो उत्सर्जी पदार्थ, तो उत्सर्जी पदार्थ के बारे में बात करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से उत्सर्जी पदार्थ के बारे में बात करेंगे और ध्यान से सुन लीजिए। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया उत्सर्जी जीव के अंदर क्या होगा, अमोनिया, यूरिया उत्सर्जी जीव के अंदर क्या होगा, यूरिया, और यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव के अंदर क्या होगा, यूरिक अम्ल। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो यूरिया उत्सर्जी क्या कहते हैं, उसके बाद जल की आवश्यकता, दूसरा जो गुण है वो है जल की आवश्यकता। अब अगर अमोनिया की बात करें तो जितने भी जल में रहने वाले जीव होते हैं, खासकर जलीय जीव, वो अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। वो अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में जल की मात्रा अधिक होती है। लेकिन हम लोग क्या है कि स्थल पे रहते हैं तो हम अपने शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करते हैं। आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में बनता तो अमोनिया है, लेकिन उस अमोनिया को हमारी जो यकृत है, लिवर है ना, यहाँ ये जो यकृत है वो क्या करती है, उस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देती है। तो हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करते हैं। लेकिन जो जलीय जीव है वो हमेशा या प्रायः, जलीय जीव प्रायः अमोनिया का ही उत्सर्जन करती है। तो अमोनिया के उत्सर्जन में जल की आवश्यकता अधिक होती है। कई बार सवाल यह आता है कि हम अमोनिया की जगह पे, है ना, यूरिया क्यों उत्सर्जित कहते हैं। क्योंकि पहली बात इसके पीछे रीजन ये है कि यूरिया ज्यादा विषैला होता है, ठीक है। उसकी विषाक्तता के बारे में भी बात करेंगे, टॉक्सिसिटी के बारे में भी बात करेंगे, उसकी विषाक्तता के बारे में भी बात करेंगे, टॉक्सिसिटी के बारे में भी बात करेंगे कि अमोनिया का ज्यादा होता है। तो पहली बात कि अमोनिया बहुत ज्यादा जहरीला है, बना तो अमोनिया था लेकिन उसको यूरिया में बदला गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि अमोनिया ज्यादा जहरीला होता है, और अगर ज्यादा जहरीला है तो लंबे समय तक शरीर के अंदर जमा करके नहीं रखा जा सकता है और कोशिका की मौत हो सकती है। और कोशिका की मौत मतलब क्या, आपकी भी मौत हो सकती है, क्योंकि हम सब कोशिका से बने हैं, पहली बात। दूसरी बात, यूरिया क्या अमोनिया से कम जहरीला है, तो कुछ देर के लिए उसे स्टोर करके रखा जा सकता है। हालांकि स्टोर नहीं रखते, हम लोग क्या करते हैं, यूरिन यानी कि मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। पहली बात ये कि अमोनिया ज्यादा विषैला है। दूसरी बात, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता है, लेकिन यूरिया के उत्सर्जन के लिए अमोनिया की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को ही बाहर निकलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति पेशाब करता है तो उसके पेशाब से यूरिया ही निकलता है, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं कि ये जो यूरिया है, पहली बात कम जहरीला है और इसको निकालने के लिए जल की आवश्यकता भी कम होती है। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग क्या है, स्थल पे रहते हैं और हमारे शरीर में 70% ही जल पाया जाता है। तो हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है 70%, और जल क्या होना चाहिए, निश्चित मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो जल के उपस्थिति में ही काम करते हैं, ठीक है। और भी कई सारी क्रियाएं जल की उपस्थिति में होती है, बस इतना आपको याद रखना है। तो जल की आवश्यकता है अमोनिया उत्सर्जी जीव में बहुत अधिक होती है, यूरिया उत्सर्जी जीव में अमोनिया से कम होती है। लेकिन जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनमें जल का उत्सर्जन तो होता ही नहीं है, वो जल उत्सर्जित नहीं करते, केवल और केवल यूरिक अम्ल निकलता है। अगर मैं क्रियाविधि की बात करूं तो अमोनिया उत्सर्जी जीव, है ना, एक सिंपल विसरण की प्रक्रिया से
विसरण की प्रक्रिया क्या होती है? अधिक मात्रा से कम मात्रा की और पदार्थों की जो गति होती है उसी को कहते हैं विसरण। फॉर एग्जांपल अगर समझने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि एक कमरे में अगरबत्ती जल रही है और वो जो अगरबत्ती की खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाता है। एक्चुअली जिस जगह पे अगरबत्ती जल रही होगी वहां गैस की मात्रा ज्यादा होगी और किसी दूसरे कोने में गैस की मात्रा कम होगी, तो गैस वहां से यहां तक आ जाता है। हालांकि विसरण की प्रक्रिया द्रव में भी होती है, गैस में भी होती है और ठोस में बहुत कम या ना के बराबर होती है। ये क्लास 9th में आप पढ़ के आए होंगे। एनीवेज आपको कोई दिक्कत नहीं है। विसरण मतलब अधिक मात्रा से कम मात्रा की और पदार्थों की गति, उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाएगा? ये बाहर निकलेगा। लेकिन अगर मैं यूरिया उत्सर्जी जब की बात करूं तो उसके अंदर बनता तो अमोनिया है, लेकिन यकृत किसमें परिवर्तित कर देता है? यूरिया में। अब ये यूरिया कहां चला जाएगा? रक्त होते हुए वृक्क के पास, किडनी के पास। आज आपको पता चलेगा किडनी कैसी होती है और किस प्रकार से होती है और क्या है नहीं है। ठीक है, किडनी के पास, और किडनी से क्या होता है बाबू, है ना, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाया करता है कौन? यूरिया। तो ये मैकेनिज्म किसका है? यूरिया उत्सर्जी जीव का है। इसके मैकेनिज्म के बारे में हमें नहीं जानना है। चलिए आगे विषाक्तता के बारे में बात करेंगे। तो विषाक्तता क्या? अमोनिया ज्यादा जहरीला है। अमोनिया से कम जहरीला कौन होता है? यूरिया। और सबसे कम जहरीला कौन होता है ना? यूरिक अम्ल। अब उदाहरण की कुछ बात करें तो उदाहरण की बात करेंगे तो मछली का जो है ना उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। जितने भी जल में रहने वाले जीव होते हैं उनके प्रायः उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। जितने भी स्तनधारी है, यानी कि जो जमीन पे रहने वाले हैं या स्तनधारी है, जिसमें स्तन पाया जाता है, मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, जो बच्चे को दूध पिला सकती है, उसी की बात कर रहे हैं। तो स्तनधारी में क्या होगा? यूरिया उत्सर्जी जीव होगा, उत्सर्जी पदार्थ होगा। लेकिन अगर हम पक्षी की बात करें तो पक्षी के अंदर देखो सवाल यहां से बनेगा, पक्षी के अंदर कि पक्षी के अंदर कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो क्या कहेंगे? यूरिक अम्ल। हो सकता है किसी पक्षी का नाम दे दिया जाए तो आप याद रखिएगा, घोंगा हो गया, अधिकांश सरीसृप हो गया, इन सब के अंदर उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल ही पाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अंतर। फिर आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो एक टॉपिक हमने जो पढ़ा है परिचय, परिचय में उत्सर्जन क्या होता है ये समझ लिए, और उत्सर्जन की क्रियाविधि क्या थी, है ना, कौन कौन सा जीव कौन कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है, ये हमें पता चल गया उत्सर्जन के परिचय में। दूसरा है जंतुओं में उत्सर्जन। अब जंतु भाई अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, कुछ जंतु एक कोशिका की बनी होती है, कुछ जंतु बहुत सारी कोशिका की बनी होती है। जितने भी एक कोशिकीय जंतु है उनमें उत्सर्जन बहुत ही सरल विधि के द्वारा होता है और उस सरल विधि का नाम है विसरण। क्या नाम है? विसरण। तो उस बहुत ही सरल विधि का नाम है विसरण। और जिस अंग के द्वारा, जिस भाग के द्वारा विसरण की प्रक्रिया होती है या फिर उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो है कोशिका झिल्ली। तो एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन कोशिका झिल्ली के द्वारा हो जाता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें अमीबा, ठीक है, तो अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता होगा? तो जैसे देखिए ये अमीबा है, ये अमीबा है, अनियमिताकार होता है, समंदर में पाया जाता है, ये इसका केंद्रक है और ये इसका कोशिका द्रव है। मान लीजिए इसके कोशिका में उपापचय प्रक्रिया हुआ और उत्सर्जी पदार्थ बना। जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनता है इसका CO2, उत्सर्जी पदार्थ क्या बनता है? CO2। इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या बनता है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। तो यहां से क्या होगा? CO2 बाहर निकलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो पूरे कोशिका झिल्ली से, है ना, ये नहीं, ये चारों तरफ जो बाउंड्री आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली से क्या होगा? ध्यान से सुनिए, कोशिका झिल्ली से क्या होगा? ठीक है, कोशिका झिल्ली से क्या होगा? जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं ये शरीर से बाहर निकल जाया करते हैं। तो यहां से आपको पता चलेगा कि उत्सर्जी पदार्थ यहां से बाहर निकल रहा है। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव में अगर हम उत्सर्जन की बात करें तो बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन एक जटिल विधि के द्वारा होती है और उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार के अंगतंत्र या संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें उत्सर्जन के लिए कौन कौन सी प्रकार की अंग तंत्र पाई जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, इन सारे अंग तंत्र को ध्यान से देखेंगे। इनमें से कुछ बातें हमारे सिलेबस से बाहर की भी लिखी है और कुछ बातें हमारे सिलेबस की भी लिखी हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने सिलेबस की बात से बाहर की बातें क्यों लिखी? अभी तो हमारा एग्जाम का समय है। हाँ, मानते हैं आपके एग्जाम का समय है, लेकिन जो बातें आपके एग्जाम में नहीं आएगा वो भी बता दूंगा और जो आगे काम में आएगा बस उसको एक बार रीडिंग डाल के आगे बढ़ जाएंगे ताकि जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ध्यान से सुन लीजिए, मेरे वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि हम केवल और केवल टॉपिक पर आके निकल जाएंगे या फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा। मेरे वन शॉट का मतलब है कि हर वो सवाल जो आप सोच रहे हैं, हर वो सवाल जो एग्जामिनेशन में आया है, हर वो सवाल आपसे बनेगा। मेरे वन शॉट का मतलब ये नहीं कि कुछ सवाल बनेगा कुछ सवाल नहीं बनेगा। मेरे वन शॉट का सिंपल सा मतलब है एक एक सवाल आपको बनेगा। पिछले 10 साल में 12 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से कवर हो जाएंगे।
ठीक है। तो आइए ध्यान से सुनिए, जंतु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग जंतु में उत्सर्जी संरचना या अंग अलग अलग होता है और उसके उत्सर्जी पदार्थ क्या है उसके ऊपर भी ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने बात किया था अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम में जो उत्सर्जन है कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है, विषुवण प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है और उसका उत्सर्जी पदार्थ क्या है, CO2 और अमोनिया। याद रखिएगा दोनों के अंदर यही सेम चीज है। हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा के अंदर भी आप देखिएगा ध्यान से शरीर के सतह के द्वारा होता है और CO2 और अमोनिया होता है। सवाल यहां से पूछा गया अमीबा और पैरामीशियम के ऊपर पूछा जा सकता है, हाइड्रा के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं ना तो मैं इसको 1 स्टार जरूर दूंगा, हो सकता है सवाल पूछ ले। लेकिन चपटी कृमि हो गया, ये नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछा है। चपटी कृमि में क्या होता है भाई, फ्लेम सेल होता है या प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। ये क्लास 11 से है, 10th में नहीं है, 9th में पूछा जा सकता था लेकिन 10th में नहीं पूछना चाहिए। फिर भी मैंने यहाँ मेंशन जरूर किया है कि हो सकता है कि 9th के बेसिस पे, क्योंकि सेटर का अगर मूड चेंज हो गया तो कुछ भी कर सकता है, तो मैं यहाँ स्टार नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया या कोशिका फ्लेम कोशिका के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया, ये उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और इसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया है। अगर मैं केचुआ की बात करूं तो केचुआ में क्या है भाई, नेफ्रीडिया है। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम पोषण पढ़ रहे थे, शोषण पढ़ रहे थे, तो इन शोषण में इन सभी जीवों का जिक्र किया गया था। उनमें तो पूछा जाता है शोषण अंग, लेकिन क्या उत्सर्जन अंग के बारे में सवाल आएगा या नहीं आएगा वो हम आगे देखेंगे। आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, मैं आपको पहले बता दूं इन सब के ऊपर सवाल नहीं बनते हैं जनरली, ठीक है। चलिए केचुआ की बात करेंगे तो केचुआ के अंदर क्या होगा भाई, नेफ्रीडिया। जैसे जनरली नीट वगैरह में सवाल बनता है ना, 9th वगैरह में सवाल बनता है, समझ रहे हो तुम, मैं ये बोल रहा हूं। तो नीट वीट में पूछा जाए अलग बात है। केचुआ की बात करें तो नेफ्रीडिया के द्वारा होगा, अमोनिया और यूरिया दोनों उत्सर्जित करता है ये। तिलचट्टा की बात करें, लड़कियों का फेवरेट, तिलचट्टा देखते ही बताओ ऐसा कौन सा जीव है जिसको देखते ही लड़कियां 3 फीट ऊपर 3 फीट नीचे कूद जाती है ना। लड़कियां भी जाती है डर, और हर घर में मिलता है ना, घर घर में मिलता है, वो है तिलचट्टा। और कीट में मैंने केवल एग्जांपल तिलचट्टा का लिया, आप और भी कीटों का एग्जांपल ले सकते हैं। और कीटों में उत्सर्जन तंत्र के रूप में क्या पाई जाती है, मेलपिगियन नलिका। हालांकि अभी तक मेलपिगियन नलिका के ऊपर सवाल नहीं बना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो मैं इसको भी 1 स्टार दे ही देता हूं, मैं इसको भी 1 स्टार दे ही देता हूं। हो सकता है पूछ ले, चांस है ना। और कीटों का जो है ये तिलचट्टा का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, यूरिक अम्ल। एक चीज ध्यान से सुनो, यूरिक अम्ल है तो ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव है, यूरिकोटेलिक है, आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए, मेलपिगियन नलिका, जहां जहां वर्ड आ जाए मेलपिगियन, आगे भी आएगा नेफ्रॉन के में। तो मेलपिगियन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक्सक्रीशन में बहुत बड़ा रोल यानी उत्सर्जन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बस इतना याद रखिएगा। जितने भी कशेरुकी होते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। कशेरुकी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सब, है ना, उनके अंदर उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार का अंगतंत्र होता है जिसे हम कहते हैं वृक्क। और जितने भी कशेरुकी होते हैं उनके अंदर भाई यूरिया और यूरिक अम्ल क्या उत्सर्जी पदार्थ है। तो यहां हमने स्टार लगा दिया, यहां सिंगल स्टार है, बाकी आप देख सकते हैं जहां जहां मैंने स्टार लगा दिया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हमने जंतुओं में उत्सर्जन पढ़ लिया। तो मैंने क्या बोला था, छोटा सा चैप्टर है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने परिचय पढ़ लिया है, जंतुओं में उत्सर्जन पढ़ लिया है, जहां जहां स्टार लगा है वहां वहां याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मानव में उत्सर्जन। और देखिएगा मानव में उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग तंत्र पाया जाता है। मानव आप भी है, आपका बगल वाला भी है, चाचा काका ताऊ सब आपका है भाई, क्या मानव है। और मानवों में जो उत्सर्जन है खासकर, अच्छा और भी जंतु की बात कर सकते थे, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी की बात कर सकते थे, उन सब में भी वृक्क वगैरह पाई जाती है, लेकिन हमें उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, हमें मानव के बारे में चर्चा करना है। तो कहेंगे मानव में जो उत्सर्जन होता है वो एक विशेष प्रकार के अंग तंत्र के द्वारा होता है जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र के निर्माण में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। कौन कौन से अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाएंगे, देखिए वृक्क हो गया, मूत्र नली हो गया, मूत्राशय हो गया और मूत्रमार्ग हो गया। तो कहेंगे वृक्क यानी कि किडनी, वृक्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किडनी, ध्यान से सुन लीजिए, वृक्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किडनी। मूत्र नली को क्या कहते हैं, यूरेटर, क्या कहते हैं, यूरेटर। जिस नली से मूत्र बाहर निकलती है उस नली को क्या कहेंगे, मूत्र नली। और जहां जाकर जमा हो जाता है मूत्र उसे कहते हैं मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ध्यान से सुनिएगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और मूत्र मार्ग, ठीक है, जहां से जिस मार्ग से मूत्र निकलता है उसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। ध्यान से, तो इसको नाम याद रखने का तरीका क्या है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं या अलग अलग अंग मिलकर मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। उनमें से पहला नाम किसका है, वृक्क का है, मेरे साथ बोलिए, इसमें से पहला नाम किसका है, वृक्क का है। उसके बाद क्या है, मूत्र नली, जिस नली से मूत्र निकलेगी उस नली को कहते हैं मूत्र नली। और उस नली से मूत्र जिस जगह पे जाके जमा हो जाती है उसे कहते हैं मूत्राशय। एक थैलीनुमा संरचना होती है, नाशपाती के जैसा दिखता है, तो एक थैलीनुमा संरचना नाशपाती के जैसा दिखता है, उसी में मूत्र नली मूत्र लेकर आता है, ठीक है। और जिस मार्ग से मूत्र बाहर निकलेगा शरीर से, जिस मार्ग से मूत्र बाहर निकलेगा शरीर से उसे कहते हैं मूत्रमार्ग, क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग। और ये चारों अंग मिलकर
मानव का उत्सर्जन तंत्र बनाती है। आपके सामने आपको दिख रहा है ये मानव के उत्सर्जन तंत्र का एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम दिख रहा होगा। और इन डायग्राम्स में मैं कई सारे लेबलिंग आपको यूं ही बता सकता हूं। सबसे पहले क्या है, ये ब्रिक है, ये क्या है, ब्रिक। और अगर आप ब्रिक को देखेंगे, ये आपका दायां ब्रिक है और ये आपका बायां ब्रिक है, ठीक है, इस तरीके से ये ब्रिक है, ठीक है, ये आपका ब्रिक है। उसके बाद दायां बायां बाद में करेंगे। ये ब्रिक है, ब्रिक से जो नली निकल रही है उसे कहते हैं मूत्र नली। तो ब्रिक से जो नली निकल रही है इस तरीके से, ये मूत्र नली। आगे थोड़ा चौड़ा होता है लेकिन आगे जाके पतला होते जाएगा। उसके बाद ये नली कहाँ खुल रही है इसमें, इसे कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं इसे, मूत्राशय। और मूत्राशय जिस मार्ग में खुलती है या मूत्र जिस मार्ग से निकलता है उसे कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग, इस तरीके से। और ये सभी मिलकर क्या करती है, मानव के उत्सर्जन, चलिए ये सभी मिलकर क्या करती है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। छोटा सा डिस्टरबेंस आ गया था, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, मानव का उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, ठीक है। और ये मानव का उत्सर्जन तंत्र आपके सामने क्लियरली दिख रहा है। इस उत्सर्जन तंत्र को और भी कई सारे हिस्सों में हम लेकर आए हैं, कई सारे डायग्राम से मेरे सामने, और कई सारे डायग्राम से आपको क्या करना है, समझना है। इतने डायग्राम आपको दिखा देंगे कि आपको सारी बातें क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप ब्रिक की बात करते हैं, देखिए ध्यान से, तो ब्रिक के ऊपर क्या होता है, सबसे पहले एक ग्रंथि पाई जाती है ना। तो ब्रिक के ऊपर जो ग्रंथि है उसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। इसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड का मतलब होता है एडिशन, एड का क्या मतलब होता है, एडिशन। रीनल का मतलब होता है किडनी। तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसे क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद आपको ध्यान से दिख रहा होगा ये आपका ब्रिक है, क्या है, ब्रिक, ठीक है। और ब्रिक में ध्यान से सुनिएगा, ब्रिक में है, ब्रिक में तो ये आपका हो गया, कहां गया, देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया अधिवृषण, ये हो गया आपका ब्रिक। अब देखिए ये जो है ना, ये जो लाल रंग से बना हुआ है, ठीक है, मैं इसको किसी और रंग से बनाता हूं, ये लाल रंग से बना हुआ है, ठीक है। ये जो लाल रंग से बना है इसको हम लोग कहते हैं महाधमनी, या इसको हम लोग कहते हैं ब्रिक धमनी। चलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से, इसको महाधमनी कहते हैं, ठीक है। इसमें नाम थोड़ा गड़बड़ है, सही कर लीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं महाधमनी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं महाधमनी, ठीक है, महाधमनी। और महाधमनी से जो रक्त लेकर ब्रिक में लेकर आ रहा है उसे हम कहते हैं ब्रिक धमनी। तो महाधमनी से रक्त लेकर, ठीक है, जो रक्त लेकर ब्रिक के अंदर आ रहा है, तो महाधमनी से जो रक्त लेकर ब्रिक के अंदर आ रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, महाधमनी से जो रक्त लेकर ब्रिक के अंदर आ रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रिक धमनी। क्या कहते हैं हम लोग, ब्रिक धमनी। तो ध्यान से सुनिए, महाधमनी से रक्त लेकर आने का काम किसका है, ब्रिक धमनी। और ये जो महाधमनी से रक्त लेकर ब्रिक धमनी किधर आ जाएगा, ब्रिक के अंदर। तो ध्यान से सुनिए, यहां से महाधमनी से जो शुद्ध रक्त है, महाधमनी से जो शुद्ध रक्त है, ठीक है, तो यहां से शुद्ध रक्त यहां से आएगा इस तरीके से, और ये चला जाएगा वृक्क के अंदर, ठीक है। और जैसे ही वृक्क के अंदर जाएगा तो उस रक्त का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और उपयोग करने के बाद ये जो रक्त है वो अशुद्ध होकर, ठीक है, अशुद्ध होकर ये चला आएगा किसके अंदर, ये जो है ना वृक्क शिरा के अंदर। तो ये आ गया वृक्क शिरा के अंदर, ये नाम सही है, ठीक है। और वृक्क शिरा कहां जाके जुड़ जाएगी, है ना, महाशिरा के अंदर। तो ये आपका क्या है, महाशिरा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये महाधमनी है, महाधमनी है, जो महाधमनी हृदय से रक्त लेकर कहां आ गई, यहाँ पे, और यहां से कहां चला गया, ब्रिक में। ब्रिक से अशुद्ध रक्त लेकर कौन आई, ब्रिक शिरा। ब्रिक शिरा कहां जाके जुड़ेगी, है ना, कहां खुलेगी, महाशिरा में। महाशिरा कहां जाएगी, हृदय में, है ना, हृदय में रक्त को लेकर। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको रक्त का प्रवाह समझाऊंगा तो आगे समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। रक्त का प्रवाह भी समझेंगे नेफ्रॉन की क्रियाविधि में। तो महाधमनी से रक्त कहां जाएगा, महाधमनी से ब्रिक धमनी में, ब्रिक धमनी से ब्रिक में। फिर अशुद्ध रक्त जो है ना, ब्रिक शिरा से कहां जाएगा, महाधमनी में, महाधमनी से हृदय में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां से ब्रिक का ये वाला जो हिस्सा है, जिसको हम लोग हाइलस या हाइलम कहते हैं, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये धंसा हुआ जो हिस्सा है ब्रिक का, इसको हाइलम या हाइलस कहते हैं। यहां से देखिए, यहां से क्या निकल रहा है, मूत्र नली निकल रहा है, दो मूत्र नली, एक इधर, और ये जाके एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसको हम लोग कहते हैं मूत्राशय, ठीक है। और मूत्राशय जिस रास्ते से बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। ये तो एक डायग्राम है। इसके अलावा भी और कई सारे डायग्राम है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ध्यान से सुन लीजिए। आप एक बार फिर से इसका लेबलिंग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए, घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं ब्रिक। तो ये आपका हो गया ब्रिक, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रिक, ठीक है, इसको हम लोग वृक्क कहते हैं, ठीक है। वृक्क के बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, ब्रिक के बाद आपको ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, मैं कुछ और कलर से दिखा देता हूं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस कलर से दिख जाना चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है कि इस कलर से दिख जाना चाहिए, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं मूत्र नली। यहाँ लिखा हुआ भी है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक, इसे कहते हैं मूत्र नली, ठीक है, मूत्र नली। और उसके बाद आपको ये जो थैली जैसा हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग मूत्राशय। क्या कहते हैं? मूत्राशय। और यहाँ से जो निकल रहा भाई इसे क्या कहेंगे? ये जो नलीनुमा संरचना इसे कहते हैं मूत्र मार्ग, है ना, मूत्र मार्ग। और मूत्र मार्ग के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, मूत्र मार्ग के ऊपर जो छिद्र होता है इसे हम कहते हैं मूत्र जनन छिद्र। क्या कहते हैं? मूत्र जनन छिद्र। क्या कहते हैं? मूत्र जनन छिद्र। इसी छिद्र के द्वारा, ठीक है, मूत्र भी बाहर निकलता है और इसी छिद्र के द्वारा शरीर से शुक्राणु भी बाहर निकलता है, इसीलिए इसको मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। इस बात को समझने के लिए फिर आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है जनन रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आपके सामने ये पूरा डायग्राम है, ठीक है, और इस पूरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कई सारी बातें समझाई गई है। तो एक बार मैं आपको फिर से कई सारी बातें समझा रहा हूं। क्या ये अधिवृक्क ग्रंथि है जिसको एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं? तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये देखिए आपका अधिवृक्क ग्रंथि, ये वाला हिस्सा अधिवृक्क ग्रंथि है। ये आपका क्या है? वृक्क है। ये आपका क्या है? मूत्र नली है, ठीक है। ये क्या है? मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग है। और इस तरीके से क्या हो गया? मानव का उत्सर्जन तंत्र समाप्त होता है। लेकिन ये क्या है? ये आपका महाधमनी है, ये क्या? महाशिरा है। महाधमनी से जो एक छोटी सी धमनी निकलती है, महाधमनी से जो छोटी सी धमनी निकलती है उसे कहते हैं वृक्क धमनी, रीनल आर्टरी, जो वृक्क में शुद्ध रक्त लेकर जाएगी, ठीक है। उसके बाद महाशिरा, ये देखिए अशुद्ध रक्त, वृक्क शिरा जो है ना, वृक्क शिरा यहाँ से देखिए इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी, यानी इस वृक्क से भी महाशिरा और सॉरी इस वृक्क से भी वृक्क शिरा और इस वृक्क से भी वृक्क शिरा, है ना, अशुद्ध रक्त लेकर। अशुद्ध रक्त को हम लोग नीले रंग से सूचित करते हैं और शुद्ध रक्त को लाल रंग से। और अशुद्ध रक्त लेकर कहाँ जाएगी? ठीक है, महाशिरा में, और महाशिरा से कहां चली जाएगी? हृदय के अंदर, ठीक है, और हृदय से फेफड़ा में चला जाएगा। तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद यहां से देख सकते हैं कि वृक्क का ये एक क्रॉस सेक्शन है, एक काट कर दिखाया गया है। ये जो देखो चारों तरफ जो इसका है ना, ये चारों तरफ, तो वृक्क के चारों तरफ जो एक आवरण पाया जाता है उसको वृक्क आवरण कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं रीनल कैप्सूल, जो आगे हम लोग देखेंगे, रीनल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये किनारे वाला हिस्सा आपको कोरेटेक्स दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा आपको मेडुला दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद बीच में जो ये फनल शेप या कीप के जैसा संरचना है उसे हम लोग कहते हैं, ये बीच में आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं पेल्विस, ठीक है, इसे हम कहते हैं पेल्विस। तो ये वाला हिस्सा पेल्विस है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से सारा यूरिन पेल्विस के अंदर ही क्या हो जाता है, आके जमा हो जाया करता है। तो पेल्विस में यूरिन आता है, ठीक है, और पेल्विस से यूरिन कहाँ चले जाते हैं? मूत्र नली होते हुए आगे के हिस्सों में, ठीक है। तो आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ से हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। डायग्राम हमने समझा है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट होने का मतलब क्या? उत्सर्जन तंत्र की हमने बनावट देख ली है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र किससे बना है? वृक्क से बना है, ठीक है। और अगर हम वृक्क की बात कर ही रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, वृक्क जो है ना, आपको क्लियरली यहां से दिख रहा होगा कि वृक्क मानव का प्राथमिक उत्सर्जन अंग है। प्राथमिक मतलब कि इसी के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है, इसी के द्वारा नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाएगा, इसी के द्वारा मानव यूरिया शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। और ये लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? लाल भूरे रंग का, ठीक है। कैसा होता है? लाल भूरे रंग का। और इसकी आकृति की अगर मैं बात करूं तो ये सेम के बीज के आकार का है, सेम के बीज के आकार का है। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 7 मीटर होती है, और जो मोटाई है, ठीक है, मोटाई वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और रीढ़ की हड्डी के दोनों, एक इधर और एक इधर, दोनों ओर क्या पाई जाती है? वृक्क पाई जाती है, ठीक है। आप ध्यान से सुन लीजिए, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, है ना, किनारे साइड पे, एक इधर एक इधर। तुमने देखा होगा सिनेमा सब में चाकू इधर मारते हैं, ठीक है, कच से कहानी खत्म। लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको। और आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, हम आपको वास्तव में ही क्या करते हैं, मॉडल से ही आपको वृक्क दिखा देते हैं। आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज लाए हैं, वो है आपका ये ब्रिक, ठीक है। तो ब्रिक वो ऑर्गन है, आप मुझे एक सवाल का कमेंट में जवाब दीजिएगा कि वो अंग जिनको बेचने के बाद आईफोन आ सकता है, नाम बता दीजिए अंग का, उसे हम ब्रिक कहते हैं, उसे हम किडनी कहते हैं, ठीक है। अपना नहीं बेचना,
है ना, दोस्तों का बेचना है, ठीक है। ध्यान से देखिए इधर, तो सबसे पहले आपको ये क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा वृक्क दिख रहा है। हमने कहा वृक्क क्या है, मानव का उत्सर्जी अंग है, प्राथमिक उत्सर्जी अंग। साथ ही साथ कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का। क्या आपको ये सेम के बीज का आकार का नहीं दिख रहा है? सेम का जो बीज होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है। या फिर आपको पता होगा कि जो राजमा होता है, राजमा शेप का होता है, राजमा भी ऐसा ही कुछ दिखता है। एक बार की बात है, मुझे एक बार खुजली हो गई थी, और इतनी भयानक खुजली हो गई थी, तो हमने इसे कमर के, ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके बगल में ऐसे ऐसे खुजाते खुजाते, है ना, मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने इतना खुजाया, इतना खुजाया, इतना खुजाया, मेरा राजमा बाहर निकल गया। मैं समझाना ये चाहता हूं बच्चों कि रीढ़ के बगल में ही क्या होती है, किडनी होती है। तो राजमा जो शेप का है उसे हम किडनी कहते हैं। ऐसा खुजली उजली नहीं हुआ था, समझिएगा ध्यान से। ये सेम के बीज का आकार का होता है। आकृति बता दी, इसकी जो लंबाई है ना, ये लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। तो आप 10 से 12 सेंटीमीटर इमेजिन कैसे कीजिएगा, स्केल जानते हैं, पटरी, पटरी से देखोगे तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर की होगी। तो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है इसकी लंबाई। चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी 5 से 7 मीटर की। तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 से 7 मीटर की। और जो मोटाई होती है ना, ये मोटाई ये होती है 2 से 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये सारा देख सकते हैं। साथ ही साथ वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। तो आइए जरा देखिए डायग्राम में, ऊपर में भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है ये, ठीक है। तो वृक्क के ऊपर ध्यान से सुन लीजिए, वृक्क के ऊपर क्या पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। और वृक्क के अंदर जो रक्त लेकर जा रहा है, शुद्ध रक्त लेकर जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, वृक्क के अंदर जो शुद्ध रक्त लेके जा रहा है, थोड़ा पास आके दिखा रहा हूं मैं आपको, हाँ अब दिख रहा है। तो वृक्क के अंदर जो शुद्ध रक्त लेके जा रहा है, ठीक है, वृक्क के अंदर जो शुद्ध रक्त लेके जा रहा है उसे कहते हैं वृक्क धमनी, ठीक है। और जो अशुद्ध रक्त लेकर बाहर आ रहा है उसे क्या कहते हैं, वृक्क शिरा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप देखेंगे तो वृक्क से एक और नली निकल रही है जिसको हम कहते हैं मूत्र नली, ठीक है। और वृक्क का ये किनारे वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग उठा हुआ है, उत्तल है, ठीक है। और ये धसा हुआ भाग अवतल है। ये जो अवतल भाग है ना, ये धसा हुआ जो भाग है, इसी को कहते हैं हाइलम या हाइलस, ठीक है। और वृक्क की अगर मैं आंतरिक संरचना की बात करूं तो वृक्क की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। वृक्क के चारों तरफ अगर मैं बात करूं तो वृक्क के चारों तरफ क्या होता है, वृक्क आवरण पाया जाता है। तो वृक्क के चारों तरफ क्या होता है, वृक्क आवरण पाया जाता है, जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, वृक्क आवरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वृक्क का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला किनारे वाला हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो बीच वाला हिस्सा उसे कहते हैं मेडुला। तो किनारे वाला हिस्सा क्या है, कॉर्टेक्स, और बीच वाला हिस्सा क्या है, मेडुला। और इस मेडुला के अंदर कई सारे पिरामिड जैसी, देख रहे हो तुम, पिरामिड जैसी संरचना भी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं वृक्क पिरामिड, ठीक है, वृक्क पिरामिड। साथ ही साथ वृक्क के बीचों बीच एक, है ना, वृक्क के बीचों बीच एक फनल शेप या कीप शेप संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं पेल्विस। क्या कहते हैं, पेल्विस। और इसी पेल्विस से देखिए, इसी पेल्विस से धमनी और सिरा अंदर भी आती है। धमनी सिरा क्या आ रही है, अंदर आ रही है, ठीक है, यानी धमनी अंदर आ रही है और सिरा, धमनी और सिरा दोनों इसी के द्वारा अंदर आती है। साथ ही साथ इसी जगह से, है ना, मूत्र नली भी बाहर निकलता है। तो आपको पूरा डायग्राम मैंने यहाँ से दिखा दिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं, कुछ हिस्सा आपको यहाँ से भी दिख जाएगा, है ना, जूम करके देखना चाहते हैं। कॉर्टेक्स है अंदर वाला, ये देखो ब्लू रंग का जो भाग है वो कॉर्टेक्स है, और लाल रंग से जो दिखा है वो मेडुला है, ठीक है। और ये क्या है ना, पेल्विस है, और यहीं से सारी चीजें अंदर बाहर आती है, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको क्या दिखा दिया, वृक्क के बारे में समझा दिया। चलिए, ये वृक्क का जो एक्सप्लेनेशन है 5 नंबर का पूछता है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो डायग्राम है ना वो 5 नंबर का है। तो आपको एग्जाम में यही डायग्राम बनाना है। सर बाकी डायग्राम क्यों नहीं बना सकते, अगर आपने ये डायग्राम बनाया तो 5 नंबर आपका पक्का है, ठीक है। और डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा भैया। चलिए आगे देखते हैं अगले एपिसोड में। तो हम क्या कहेंगे, हमने वृक्क के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और अगर वृक्क के काम के बारे में बात करें ना, तो ध्यान से सुन लो, अगर हमारा उत्सर्जन तंत्र नहीं होता और हमारे पास अगर किडनी नहीं होती तो क्या होता, अगर किडनी नहीं होती तो अगर आप चिप्स का एक पैकेट भी खाते तो भी आपकी मौत हो सकती थी। तो अगर किडनी नहीं होती और आप चिप्स का एक पैकेट भी खाते तो भी आपकी क्या हो जाती, मौत हो जाती। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो चिप्स का एक पैकेट भी आदमी को मार सकता है। क्यों, क्योंकि अगर चिप्स का पैकेट खाते हैं तो उसमें होता है नमक, ठीक है, और आवश्यकता से अधिक नमक हमारे लिए शरीर में जहर का काम करता है, उसी की वजह से आपकी मौत हो सकती थी। अब देखते हो जब चिप्स खाओगे तो लास्ट वाला जो पार्ट होता है और नमकीन होता है, जो बच जाता है ना, लोग एकदम उंगली चाट चाट के खाते हैं। जैसे खाया, शरीर में नमक की मात्रा बढ़ी। और अगर किडनी नहीं है तो किडनी का एक काम क्या है, जल और नमक की मात्रा को संतुलित करना। किडनी का एक काम क्या है, जल और नमक की मात्रा को संतुलित करना, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का काम है, जो आगे पढ़ाएंगे। और अगर जल और लवण, क्या कहते हैं, जल और लवण की मात्रा या नमक की मात्रा संतुलित नहीं होगी तो आपके शरीर में आपकी मौत भी हो सकती है, नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, आप मर जाओगे।
इसीलिए किडनी का होना क्या है, जरूरी है। चलिए आइए समझते हैं, किडनी के बाहर जो आवरण पाई जाती है उसे कहते हैं रीनल कैप्सूल या ब्रिक संपुट, ठीक है। और किडनी का किनारे वाला भाग क्या होता है, उत्तल होता है, और मध्य भाग क्या है भाई, अवतल होता है, जिसे हाइलम कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा जोरदार तरीके से, इस बात को भी याद रखिएगा जोरदार और बहुत शानदार तरीके से। जहां जहां स्टार लगा रहा हूं आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वृक्क की आंतरिक संरचना यहां से शुरू होती है, ठीक है। तो वृक्क की आंतरिक यानी वृक्क आंतरिक रूप से दो हिस्सों में बटा होता है। जो किनारे वाला भाग है, जो किनारे वाला भाग है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो मध्य वाला भाग है उसे क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स का जो हिंदी नाम है उसे कहते हैं वृक्क, है ना, प्रांतस्था, और जो मेडुला वाला भाग है उसको वृक्क मज्जा कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी नाम ही ज्यादा फेमस है, तो आप अंग्रेजी नाम ही याद रखिएगा, ठीक है। वृक्क के अंदर 8 से 12 क्या पाई जाती है, कोणीय या पिरामिड की जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृक्क पिरामिड कहते हैं। साथ ही साथ हाइलम के अंदर जाके देखोगे, हाइलम के अंदर का मतलब क्या, हाइलम के अंदर का मतलब क्या, ठीक है, ये हाइलम है। तो हाइलम के अंदर है कि देखोगे तो ये क्या है, क्यूब के आकार की संरचना है, जिसको पेल्विस कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा ही क्या है, ये वाला हिस्सा ही क्या है, पेल्विस है। ये वाला हिस्सा ही क्या है, पेल्विस है। तो ये वाला हिस्सा ही क्या है, पेल्विस है, ठीक है। इसी पेल्विस से वृक्क धमनी निकलती आती है। तो इसी पेल्विस के अंदर वृक्क धमनी, वृक्क सिरा और मूत्र नली भी बाहर निकलती है। चलिए आगे देखिए, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये आपका हिस्सा पेल्विस वाला है, ठीक है। और इसी से वृक्क धमनी और ये क्या कहते हैं, ये वृक्क धमनी, वृक्क सिरा अंदर आती है और मूत्र नली भी यहीं से बाहर निकलती है। ये भी डायग्राम आपके सामने पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो वृक्क के आवरण जो है ना, ये वृक्क के चारों तरफ जो है ना एक आवरण है, ठीक है। ये आवरण है, ये कॉर्टेक्स है, ये वाला हिस्सा मेडुला है, ठीक है। और ये आपका पेल्विस है, और यहीं से मूत्र नली बाहर निकलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। ये देख लीजिए पूरा का पूरा डायग्राम एनसीईआरटी का, ठीक है। बाहर वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, देखिए ये वृक्क आवरण है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वृक्क आवरण है, ये पूरा का पूरा हिस्सा वृक्क आवरण आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। वृक्क आवरण, ये आपको कॉर्टेक्स नजर आ रहा है, ये पूरा हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहे हो मेडुला है, ठीक है। और इसी मेडुला के अंदर आपको कई सारे 8 से 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 से 12 लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट है। 8 से 12 क्या पाई जाती है, वृक्क पिरामिड पाई जाती है, 8 से 12, ठीक है। 8 से 12 क्या पाई जाती है, वृक्क पिरामिड। आपको लगता है ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसलिए मैं बार बार मुझे स्क्रीन में देखना पड़ता है कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, कौन सा कलर दिखाई नहीं दे रहा है। कलर के मामले में लड़कियां बहुत एक्सपर्ट होती है, ठीक है, हम लोग थोड़ा चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। 8 से 12, ठीक है। तो ये वृक्क पिरामिड है। बाकी के जो लेवलिंग है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, जितना मैंने आपको बता दिया टू मच है, इनफ है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है भैया, ये वृक्क पेल्विस है, ठीक है, ये वृक्क पेल्विस है। इसी पेल्विस से देखिए धमनी अंदर आ रही है, इसी पेल्विस से क्या धमनी अंदर आ रही है, सिरा अंदर आ रही है, और मूत्र नली बाहर निकल रही है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए वृक्क के आंतरिक संरचना में। चलिए उसके बाद देखिए वृक्क के कार्य। तो वृक्क के कार्य में क्या है, सबसे पहला काम क्या है, नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना, ठीक है। तो वृक्क का मेन काम क्या है, नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। तो यूरिया को बाहर निकालने का काम, यूरिया को बाहर निकालने का काम इसका है, यूरिया को बाहर निकालने का काम इसका है, ठीक है। उसके बाद परासरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन, जल और लवण की मात्रा को संतुलित करना। मैंने बताया था ना चिप्स के पैकेट, तो जल और लवण की मात्रा को क्या करना, संतुलित। जैसे तुम चिप्स का पैकेट खाओगे, नमक खाओगे, तुम्हें प्यास लगेगी, बिल्कुल प्यास लगेगी। फिर जल और लवण की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, हमारा किडनी करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर में पीएच की मात्रा को भी क्या करता है, नियंत्रित, ठीक है। ब्लड का पीएच हो गया, और भी शरीर के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग चीजों का जो पीएच है वो हमारा किडनी क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। उसके अलावा आरबीसी के निर्माण में भी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो बस ये 4 काम है जिसके बारे में आपको याद रखना है। इनमें से मेन काम ये है, ये 2 मेन काम है, ठीक है, ये 2 मेन काम है। इन दोनों पे ज्यादा मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि सवाल इन दोनों पे ज्यादा बनेगा। चलिए आगे देखिए। उसके बाद आपने क्या देखा कि भाई उत्सर्जन तंत्र के अंदर वृक्क था, हमने वृक्क के बारे में पढ़ लिया। वृक्क से जो 2 नली निकल रही थी उसे क्या कहेंगे, मूत्र नली। तो मूत्र नली क्या एक नलीनुमा संरचना है जो कहां खुलती है, मूत्राशय में खुलती है, ठीक है। और उसके बाद मूत्राशय के बारे में अगर बात करें तो इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। जहां जहां वर्ड आ जाए आ से तो वहां जमा होता है, ठहराव होता है। जैसे अमाशय, अमाशय में भोजन क्या होता है, जमा होता है। तो यहां आ गया मूत्राशय। मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना है, नाशपाती के आकार का होता है और इसमें मूत्र जमा होता है। और अगर मूत्र मार्ग की बात करें तो ये मांसल होती है और नलीनुमा संरचना होती है, जिसके द्वारा क्या होता है बाबू, मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। अगर देखें तो ये जो मूत्र मार्ग है वो पुरुष के नर के है ना शिश्न से होकर बाहर निकलता है। तो अगर आप देखिएगा ये नर का शिश्न है और इसके बीचों बीच से होकर ये मूत्र मार्ग बाहर निकल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। अंग्रेजी नाम इसका है यूरेथ्रा, है ना। यूरिन को किया था थ्रो, इसलिए नाम दिया यूरेथ्रा।
तो यहां से क्या होगा बाबू, मूत्र निकलेगा बाहर, ठीक है। तो यहां से मूत्र भी बाहर निकलता है, यहां से मूत्र भी बाहर निकलता है, ठीक है। और यहां से है ना स्पर्म भी बाहर निकलता है, तो यहां से मूत्र भी बाहर निकलेगा और यहां से शुक्राणु भी बाहर निकलता है, ठीक है। शुक्राणु भी बाहर निकलता है, इसलिए इस छिद्र को हम कहते हैं मूत्र जनन छिद्र। क्या कहते हैं, मूत्र जनन छिद्र। लेकिन महिलाओं में ये जो मूत्र मार्ग है वो अलग होता है, ठीक है। महिलाओं में मूत्र मार्ग है ना इस तरीके से नहीं होता है। महिलाओं में मूत्र मार्ग जो है अलग अलग तरीके से होता है। जैसे ये महिलाओं का वग या वल्वा वाला हिस्सा है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, वग या वल्वा वाला हिस्सा, ठीक है। वग या वल्वा वाला हिस्सा, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। होंठ जैसी संरचनाएं होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका क्या है, वेस्टिब्यूल है। इसमें क्या होता है, ये देखिए मूत्र नली जो है ना इस अलग तरीके से खुलती है, और ये है आपका ये योनि छिद्र, तो इसे हम लोग योनि छिद्र कहते हैं, ठीक है, योनि छिद्र कहते हैं। और ये है आपका मूत्र छिद्र, मूत्र छिद्र, ठीक है। तो महिलाओं में मूत्र निकलने का रास्ता अलग होता है और जनन पथ क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। लेकिन पुरुष में क्या होता है कि मूत्र भी उसी रास्ते से निकलेगा और शुक्राणु भी उसी रास्ते से निकलेगा। मैंने डायग्राम बना के आपको क्लियरली समझा दिया ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब ध्यान से सुन लीजिए, अब 2 टॉपिक बचा, चाहते तो आज ही कंप्लीट करा सकते हैं, बट रात बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, और ठंड का भी टाइम है। तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि अभी अगले एपिसोड में इस पूरे चैप्टर को बेहतर तरीके से और कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 हिस्सा लेने का फायदा क्या है कि एक तो टाइम अच्छा मिल जाता है और दूसरा हर बारीक चीजों पे हमारा ध्यान होता है। तो हम हर चीज को बहुत प्यार से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। वन शॉट का मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन आपका मिस आउट हो जाएगा। हर वो चीज जो है आपको हम पढ़ाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, अगले पार्ट में हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के संरचना के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन का संरचना भी 5 नंबर का है, नेफ्रॉन की क्रियाविधि भी 5 नंबर की है, 5 नंबर का, और फिर उसके बाद पौधों में उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, पार्ट 1 को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, सर्वोत्तम के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।